दोस्तों, एक दुल्हन का घूंघट उठाते ही उसका पति खुशी से पागल हो जाता है। वह दुल्हन बला की खूबसूरत थी। जैसे ही वो अपनी पत्नी को देखता है, उसके चेहरे को देखता ही रह जाता है और सोचने लग जाता है कि कितनी खूबसूरत है, कितने फुर्सत से भगवान ने कितना ज़्यादा समय लेकर के इसे बनाया होगा। वो अपनी पत्नी से कहता है कि बहुत ही प्यारी हो, बहुत ही खूबसूरत हो, मैं किस्मत वाला हूँ कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत पत्नी मुझे मिली है। लेकिन तभी देखता है कि उसकी पत्नी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने पत्नी के हाथ को अपने हाथों में लेता है और कहता है, क्यों रो रही हो? इस दुनिया की सारी खुशी मैं तुम्हारे झोली में ले आकर के डाल दूंगा। मुझे पैसे रुपए की मेरे पास कोई कमी नहीं है, सब सुख तुम्हें दूंगा, इतना प्यार दूंगा कि सारी दुनिया को तुम भूल जाओगी। तभी उसकी पत्नी रोते हुए कहती है कि आज की रात आपको जितना प्यार देना है उतना प्यार दे दीजिए, जितना प्यार करना है उतना प्यार कर लीजिए, जो कुछ भी करना है वो सब कुछ कर लीजिए। मैं आपकी पत्नी हूँ, आपने मुझसे शादी किया है, आपने मेरे साथ ब्याह रचाया है। आज की पूरी रात आपकी हूँ, आप जो करना है सब कुछ कर लीजिए, लेकिन कल मेरे लाश को मेरे मैके भिजवा देना। दोस्तों, जैसे ही उसकी पत्नी की ये बातें पति सुनता है, बेचैन हो उठता है। दोस्तों, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अनोखी कहानी है। इस कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है बस्ती, और बस्ती का ही एक तहसील लगता है गौर। गौर तहसील में 4 लड़कियां होती हैं, चारों बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्र होती हैं, और ये अपने गांव से तकरीबन उनके गांव से 20 किलोमीटर दूर बस्ती शहर होता है और वहीं पर उनका कॉलेज होता है। ये चारों लड़कियां एक ही गांव की होती हैं और उसी कॉलेज में बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ रही होती हैं। ये अपने गांव से डेली उस कॉलेज के लिए जाती हैं और शाम को 3 से 4 बजे के आसपास कॉलेज से पढ़ करके आती हैं। इनके गांव और बस्ती के बीच में एक नदी पड़ता है और उस नदी के ऊपर एक पुलिया होती है। उस पुलिया के ऊपर अक्सर लोग आकर के और अपना फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं। काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट होता है। लोग वहाँ पर खड़े हो करके शहर का नज़ारा देखते हैं। आने जाने वाले सारे लोग उस पुलिया के पास बैठते हैं, क्योंकि पुलिया के उस साइड से ही बस स्टैंड होता है और वहाँ से ही ये लड़कियाँ डेली बस पकड़ करके और अपने कॉलेज को जाती हैं। इनके घर से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर पड़ता है पुलिया। वहाँ तक ये लोग हर दिन पैदल जाती हैं और वहाँ से फिर जा कर के बस पकड़ करके और फिर अपने कॉलेज के लिए जाती हैं। हर दिन की माफिक उस दिन भी ये दोनों हंसी खुशी से उस पुलिया पर पहुँचती हैं और पुलिया पर जा कर के थोड़ी देर बैठती हैं, बस के आने का इंतज़ार कर रही होती हैं। तो देखती हैं कि पुलिया पर बहुत सारे मछुआरे हर दिन की माफिक आज भी मछलियाँ फंसा रहे थे, क्योंकि उस पुलिया पर बैठ कर के अक्सर मछुआरे मछलियाँ फंसाते रहते थे। उस दिन भी काफ़ी सारे मछुआरे पुलिया पर से अपनी कांटे से मछलियाँ फंसा रहे होते हैं, और उसी मछुआरों में से एक नया लड़का था जिसको पहली बार इन लोगों ने देखा था। उस लड़के का नाम था सोनू निषाद। सोनू निषाद भी मछलियाँ फंसाने में लगा हुआ था। चारों लड़कियों में से एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सीमा। सीमा उस सोनू निषाद के पास जा कर के कहती हैं कि थोड़ा मुझे भी दे दो, मैं भी थोड़ा मछलियाँ खींचती हूँ, मुझे भी काफ़ी मज़ा आता है मछलियों को खींचने में। सोनू निषाद कहता है कि अरे जाओ, आप पढ़ाई लिखाई करो, आप लोगों के बस की बात नहीं है मछलियाँ खींचना। तो कहती है क्यों, मैं मछलियाँ खाती हूँ तो मैं मछलियाँ क्यों नहीं खींच सकती हूँ, मैं भी खींच सकती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है, थोड़ा मुझे कांटा मेरे तरफ दे दो, मैं भी थोड़ा खींच करके देखती हूँ। तभी वो कहता है रुक जाओ, कोई मछली फंसने दो तो मैं तुम्हें पकड़ाता हूँ। तभी एक मछली उसके कांटे में फंस जाती है और वो तुरंत उसको बुलाता है सीमा को, कहता है लो मछलियाँ फंसी हुई हैं, इसको खींचो। और अपना कांटा जब उसके हाथ में कांटे की डंडी पकड़ाता है और सीमा अपने हाथों में लेती है और उसे खींचने लगती है, तो मछली काफ़ी बड़ी होती है और काफ़ी भारी होती है। सीमा ज़ोर ज़ोर से बोलने लगती है, अरे आओ मदद करो, नहीं तो ये मछली भाग जाएगी। तुरंत जो लड़का होता है सोनू निषाद उसके हाथों को पकड़ता है कांटा फंसाने में और उस
कांटे को खींचने में दोनों के हाथ आपस में टच होते हैं। सोनू निषाद को तो एक उसके शरीर में तो सिहरन सा दौड़ जाता है, क्योंकि एक जवान लड़का और जवान लड़की के हाथ जब आपस में टच हो रहे थे, उस जवान लड़की के शरीर की गंध वो महसूस कर रहा था और बिल्कुल रोमांचित हो रहा था। वो दोनों मिल करके उस मछली को खींचते हैं और बाहर निकालते हैं। वो देखने के बाद सीमा काफ़ी खुश होती है, कहती बहुत मज़ा आ रहा है। उसके साथ में जो 2-3 सहेलियां उसकी थी वो भी देखती हैं और काफ़ी हंसती हैं। फिर उसके बाद सीमा उससे कहती है कि तुम तो यहाँ पर इस पुलिया पर तो पहली बार दिख रहे हो। तो सोनू निषाद कहता है हाँ, मैं आज पहली बार ही आया हूँ। तब तक से उन लोगों की बस आ जाती है और चारों सहेलियाँ अपनी बस पकड़ करके और अपनी कॉलेज के लिए चली जाती हैं। शाम को जब वापस आती हैं तो उसी पुलिया पर रुकती हैं, तो देखती हैं कि शाम को भी सोनू निषाद मछलियाँ फंसा रहा था। सीमा उसके पास जाती है और फिर कहती है एक मछली को फंसा करके मुझे भी पकड़ाओ। वो एक मछली फंसाता है और फिर सीमा उस मछली को खींचती है। इस बार मछली जब वो खींच रही होती तो सोनू उससे शरीर से बिल्कुल चिपका हुआ था, शरीर से बिल्कुल नज़दीक था। उसके शरीर का गंध सोनू को रोमांचित कर रहा था। उसकी जुल्फ़ें, उसके बाल सोनू के शरीर पर, उसके गालों तक आ रहे थे। सोनू काफ़ी अच्छा फीलिंग कर रहा था। दोस्तों, एक मछली निकलती है और उसके बाद फिर वो सहेलियाँ, चारों सहेलियाँ फिर अपने घर के लिए चली जाती हैं। अगले दिन फिर वो लोग उसी पुलिया पर आती हैं, लेकिन इधर जो सोनू था, सोनू की हालत धीरे धीरे ख़राब होती रहती है। वो अब हर समय उसी लड़की के बारे में सोचा करता था, उसी लड़की के रूप, श्रृंगार और उसकी सुंदरता के बारे में सोच रहा था। वो पुलिया पर बैठा था मछली फंसाने के लिए, लेकिन उस लड़की का इंतज़ार कर रहा था कि अभी तक आई नहीं, अभी तक आई नहीं। लेकिन सीमा जैसे ही उस पुलिया पर पहुंचती है, उसे देखने के बाद सोनू बिल्कुल खुश हो जाता है, जैसे उसे पूरी दुनिया जहान की खूब सब कुछ मिल गया जिसे वो चाहता है, जिसे ढूंढ रहा था। वो पुलिया पर आती है और कहती है कि हम लोग कॉलेज जा रहे हैं, शाम को जब 3 बजे आएंगे तो तुम कहीं जाना नहीं, शाम को भी मछली मारेंगे। और वो सब कॉलेज चली जाती हैं। शाम को जब आती हैं तो सोनू वहीं पर पुलिया पर मछलियाँ फंसा करके अपने चारों कांटे में रखा हुआ था। और जब वो आती है तो कहती है कि एक मछली फंसाओ, खींचेंगे। तो कहता है इस कांटे को लो, इसमें मछली फंसी हुई है, अभी जस्ट फंसी है, इसको खींचो। और उस मछली को जब वो खींचती है, एक मछली खींचती है, उसके नज़दीक चिपका रहता है, उसके बालों का, उसके चेहरे की, उसकी सुंदरता को निहारता रहता है और वो मछली खींचती रहती है। कभी सोनू के हाथ सीमा के हाथ से टकराते हैं, कभी सीमा के हाथ सोनू के हाथ से टकराते हैं, कभी सीमा का बदन सोनू के बदन से टकराता है, कभी सोनू का बदन सीमा के बदन से टकराता है, कभी जुल्फ़ें, कभी बाल। इस तरह से सोनू काफ़ी अपने आप को रोमांचित महसूस कर रहा था। एक एक करके चारों कांटे जो लगाया हुआ था, सभी कांटों में वो फंसा करके ऑलरेडी पहले से रखा हुआ था और एक एक कांटे उसको पकड़ाता रहता है। वो खींचती रहती है और सोनू उसके साथ में बिल्कुल रोमांचित होता रहता है। दोस्तों, अब सोनू को तो हालत ख़राब हो चुकी थी, अब सोनू उससे प्यार करने लग गया था। मछलियाँ निकालने के बाद जब वो जाने लगती हैं तो सोनू कहता है कि मछलियाँ भी ले जाओ, 1-2, इतनी मछलियाँ तुमने मारा है तो इन मछलियों को भी साथ में लेकर के जाओ, घर पे बना के खाना। तभी सीमा कहती है कि पागल हो क्या, बुद्धू हो क्या, मछलियाँ हम लोग ऐसे लटका करके लेकर जाएंगे, घर वाले हम लोग का भुर्ता बना करके रख देंगे, जब उनको पता चल जाएगा कि ये पुलिया पर बैठकर मछली मारती है। तभी उसकी एक सहेली जो होती है वो कहती है कि इतना ही ज़्यादा है तो मछलियाँ भूंज करके क्यों नहीं खिला देते हो। सोनू हंसने लग जाता है और फिर ये चारों अपने अपने घर के लिए चली जाती है। लेकिन इधर अब सोनू की हालत ख़राब हो रही थी। सोनू जब रात को घर जाता है तो पूरी रात सो नहीं पाता है। उसके निगाहों के सामने, उसकी नज़रों के सामने सीमा का चेहरा ही आ रहा था, सीमा के बारे में ही सोचा जा रहा था। अब कहीं न कहीं सोनू सीमा को इतना प्यार करने लगा था कि अब उसके बिना, इसको एक पल भी उसके बिना नहीं रह पाता था। पूरी रात उसे नींद नहीं आती और सिर्फ सीमा की सुंदरता, सीमा का वो अल्हड़पन और सीमा के जो बातें करने का ढंग है, वही चीज़ें सोचता रहता है। सुबह फिर वो जल्दी जाकर के उस पुलिया पर जाकर के बैठ जाता है, क्योंकि उसे सीमा को देखना था।
सीमा जब अपने सहेलियों के साथ उस पुलिया पर पहुंचती है तो कहती है कि आज तो बहुत पहले ही आ गए, कोई यहाँ पर आया नहीं है, आज फिर आ गए तुम, सबसे पहले पहुंच गए हो। लेकिन उसको तो पहुंचना ही था, उसे तो सीमा को आते जाते देखना था। अब तो सीमा के बिना उसको चैन नहीं मिल रहा था। दोस्तों, सीमा अपने सहेलियों के साथ चली जाती है, कहती है कि शाम को जब 3 बजे आएंगे फिर मछलियाँ मारेंगे, और उसके बाद अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज चली जाती है। कॉलेज जाने के बाद जब वो वापस आती है तो 3 बजे वहीं पर सोनू मछलियाँ मार रहा होता है। तो सीमा कहती है कि मैं तुम्हारे लिए समोसे लाई हूँ, समोसे खाओगे क्या? तो सोनू कहता है कि मेरे लिए समोसे लाने की क्या ज़रूरत है, तुम लोग खाओ। तो सीमा कहती है कि अरे नहीं, ऐसे हम लोग समोसा खा रहे थे तो तुम्हारे लिए भी ले करके आ गए, और सोचे कि चलो तुम्हारे साथ मछलियाँ डेली हम लोग मारते हैं तो तुम भी खा लो। सोनू उसमें से 2 समोसे लेकर के खाता है, और उसके बाद मछलियाँ मारने लग जाते हैं। वो ऑलरेडी पहले से मछलियाँ फंसा करके रखा था इसको मारने के लिए, फिर मछलियाँ मारते हैं। लेकिन आज सोनू ने उनके लिए मछलियाँ भूज करके भी रखा था। सोनू कहता है कि कल आप लोगों ने कहा था कि मछलियाँ भूज करके रखो, इसलिए मैंने मछलियाँ आप लोगों के लिए भूज करके रखा है, आप खा लो। सीमा कहती है कि पागल हो, इस टाइम पर अब हम लोग यहाँ पर पुलिया पर बैठ के मछलियाँ खाएंगे? तभी एक लड़की कहती है, अरे क्या है, भूख तो लगा ही है, सुबह से खाए कुछ नहीं है, चलो हम लोग भी मछलियाँ खा लेते हैं। इन्होंने इतने मेहनत से इतने प्यार से बनाया है तो खाने में क्या दिक्कत है। पुलिया से नीचे लेकर के मछलियाँ जाते हैं, सोनू लेकर के जाता है। चारों सहेलियाँ सोनू के साथ बैठ कर के मछलियाँ खाती हैं, और मछलियाँ खाने के बाद वहीं नदी में हाथ वगैरह धो करके फिर अपने घर को चली जाने लगती हैं। दोस्तों, तभी उसमें से एक लड़की कहती है कि यार सीमा, ये जो लड़का है सोनू निषाद जिसका नाम था, ये सोनू जो है कितना प्यारा लड़का है, देखो कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है, और मुझे तो लगता है ये तुझसे प्यार करता है। हमेशा मैं देखती हूँ कि तुम्हारे आसपास ही मंडराता रहता है। जिस दिन से तुम पहली बार इसको मिली है उस दिन से सुबह ही आ जाता है, तेरा इंतज़ार करता है। मुझे तो लगता है दिलो जान से तुझे प्यार करता है। सीमा कहती है कि बुद्धू कहीं की, वो मुझे क्या प्यार करेगा, तुम लोग ऐसे ही मूर्ख बनाती हो। वो उसका क्या है और मेरा क्या है, उसका अलग काम है, मेरा अलग काम है। वो मछली मारने वाला है, मैं पढ़ने लिखने वाले हम लोग हैं। हम लोग कैसे एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं? लेकिन वो जो दूसरी लड़की होती है कहती है नहीं, कहीं न कहीं वो तुझे प्यार कर रहा है। जब सीमा अपने घर जाती है और रात को सो रही होती है तो उसे भी ऐसा महसूस होता है कि अब सीमा भी उस सोनू निषाद से कहीं न कहीं प्यार करने लगी है। जो सहेलियाँ उसकी कह रही थी वो ज़रूर कुछ न कुछ उसमें सच्चाई है। सोनू हमेशा उसके नज़दीक आने की कोशिश करता है और ज़रूर सोनू उसे प्यार करता है। पूरी रात सीमा भी सोनू के बारे में सोचती रहती है, और कहीं न कहीं उसके दिल के कोने में अब सोनू का भी जगह बन चुका था। सुबह जब आती है तो जैसे ही वो पुलिया पर पहुंचती है, सोनू उसे देखने के बाद खुश हो जाता है। दोनों काफ़ी खुशी से एक दूसरे से प्यार से बातें करते हैं, और फिर अपनी नज़रें छुपाते हुए, इससे पहले कभी उसकी नज़रें सोनू को देखने के बाद कभी नहीं झुकी थी, लेकिन आज जब सीमा सोनू को देखती है तो उसकी नज़रें नीचे, उसकी पलकें झुक जाती हैं, जिसे देखने के बाद सहेलियाँ भी महसूस करती हैं कि ज़रूर कहीं न कहीं अब सीमा भी सोनू के प्यार में गिरफ्त होती जा रही है। कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से आने के बाद फिर पुलिया पर बैठती हैं, दोनों मछलियाँ मारते हैं, और फिर धीरे धीरे इन दोनों का प्यार ऐसे परवान चढ़ने लग जाता है कि अक्सर वो पुलिया के अलावा इधर उधर आसपास में कहीं न कहीं किसी न किसी जगह मिलते रहते हैं, एक दूसरे को प्यार करते रहते हैं। और इनका प्यार इतना परवान चढ़ता है कि अब धीरे धीरे कानाफूसी लोगों में होने लग जाता है, और ये धीरे धीरे इनके घर परिवार तक पता चल जाता है। जब सीमा के घर वालों को पता चलता है कि अब सीमा एक निषाद जाति के लड़के के साथ प्यार करने लगी है, उसके घर वाले काफ़ी बड़े लोग थे, काफ़ी पैसे वाले लोग थे, काफ़ी दबंग किस्म के आदमी थे। वो सुबह के सुबह 4-5 आदमी अपनी 4 व्हीलर गाड़ी से उस पुलिया पर पहुंच जाते हैं, और जिस समय पर सोनू और सीमा उस पुलिया पर बैठ कर के मछली मार रहे थे और दोनों हंसी खुशी से बात कर रहे थे, उसी टाइम पहुंच जाते हैं। सोनू निषाद को पकड़ लिया जाता है, और पकड़ने के बाद उसे बुरी तरह से मारा जाता है, और कहा जाता है कि तेरे ऊपर जो प्यार का भूत सवार है, इस भूत को उतार ले, नहीं तो तेरा काट काट करके तुझे फेंक दे। दोस्तों, सोनू निषाद
काफ़ी मार खाने के बाद चुपचाप दुखी मन से वहाँ पर चला जाता है और बाकी जो सीमा होती है उसे देखती रहती है, लेकिन रोते रोते वो भी कॉलेज चली जाती है। कॉलेज से जब आती है तो उस पुलिया पर सोनू निषाद उसे नहीं मिलता है और वो घर आ जाती है, लेकिन वो रात को सोते समय भी सोनू के बारे में ही सोचती रहती है कि सोनू आज दिखा नहीं, कहाँ चला गया, उसे इतना लोगों ने मार दिया, कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया। और ऐसे ही सोचते सोचते पूरी रात जगी रहती है। अगले दिन फिर जाती है तो पुलिया पर सोनू नहीं मिलता है। कई दिनों तक सोनू उसे दिखाई नहीं देता है। वो बेचैन सी रहने लग जाती है। फिर 4-5 दिनों के बाद फिर उस पुलिया पर सोनू दिखाई देता है, क्योंकि सोनू के भी दिलो दिमाग में अब जो प्यार का भूत था वो बुरी तरह से हावी था। वो भी चाह रहा था कि उसे एक नज़र कम से कम सीमा को देख लूँ, और वो पुलिया पर खड़ा होता है। फिर उस दिन भी जब दोनों मिलते हैं और फिर अगले दिन मिलने के लिए एक जगह मुकर्रर करते हैं, उस जगह पर मिलते हैं। 1-2 दिन की मुलाकातें फिर होती हैं। फिर उसके बाद फिर उनके परिवार वालों को जब पता चल जाता है तो इस बार फिर पुलिया पर आकर के इन दोनों को रंगों हाथ पकड़ लेते हैं। दोनों को बातें करते हुए, हंसी खुशी ठिठोली करते हुए जब पकड़ लेते हैं तो उसके घर वाले आकर के और फिर सोनू निषाद को बुरी तरह से मारते हैं। और आज तो सोनू की मौत ही होने वाली थी, लेकिन सोनू उस नदी में कूद जाता है और कूद करके भाग जाता है। अब घर वाले काफ़ी परेशान हो चुके थे। अब वो महसूस कर लेते हैं कि अब सीमा की कहीं न कहीं अगर शादी नहीं किया जाएगा तो ये कुछ न कुछ गलत कर जाएगी। सोनू निषाद को पकड़ करके और उसे गलत चीज़ों में फंसा दिया जाता है। उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और उसे लड़की को बहलाना फुसलाना, लड़की का रेप करने का इल्ज़ाम लगा करके और उसे जेल में भेज दिया जाता है। और इधर सीमा की शादी तय कर दी जाती है। दोस्तों, सीमा की शादी तय हो जाती है। सीमा अपने घर वालों से कहती है कि मैं सोनू से प्यार करती हूँ, मैं शादी किसी और से नहीं कर सकती हूँ, मैं अपनी जान दे दूँगी। लेकिन घर वाले उसकी कुछ भी बात नहीं मानते हैं। उधर सोनू जेल में बंद हो जाता है और जब उसे पता चलता है कि उसकी जो प्रेमिका है उसकी शादी होने वाली है, दोस्तों जो इसकी शादी तय होती है वहीं के नज़दीक के ही एक गांव की एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है पंकज सिंह। पंकज सिंह से इसकी शादी हो जाती है। दोस्तों, इधर सोनू निषाद जेल चला जाता है, वो जेल में होता है और इधर सीमा की शादी कर दी जाती है। पंकज सिंह नाम के बगल के गांव के रहने वाले व्यक्ति से सीमा की शादी हो जाती है। तय समय पर बारात आती है और काफ़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। पंकज सिंह विदाई करवा करके और अपने पत्नी को लेकर के चला जाता है और सुहाग रात के दिन जब अपनी पत्नी का घूंघट उठाता है और देखता है तो इतनी बला की खूबसूरत पत्नी पा करके वो अपनी किस्मत को बिल्कुल धन्य समझने लग जाता है। और तभी ये सब बातें होती हैं। वो उसकी पत्नी कहती है कि आज की रात जो तुम्हें करना है वो तुम कर लो, कल के दिन मेरी जो डेड बॉडी होगी, जो मेरी लाश होगी, उसे मेरे मैके पहुंचवा देना। जब ये बात सुनता है पंकज सिंह तो कहता है कि तुम ये कौन सी बातें कर रहे हो, इतना पैसा रुपया खर्चा करके, और मैंने तुमसे शादी किया है, चाहे कुछ भी होगा तुम मेरी पत्नी बनकर ही रहोगी। तुम्हें देखता हूँ तुम क्या करती हो, तुम्हारा ये मनबड़ है, तुम इस तरीके की बातें कर रही हो। मैं देखता हूँ तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम कुछ भी नहीं करोगी, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी पत्नी बन करके रहोगी। तभी वो सीमा कहती है कि कितने दिनों तक मेरे आगे पीछे आप रहेंगे, कभी तो मौका मिलेगा, कभी तो मैं अकेली होंगी, उसी दिन मैं अपना जो कुछ मुझे करना होगा उसी दिन मैं कर जाऊंगी। उसके बाद जब आपके हाथों में डेड बॉडी आएगी तो उसको ले जा करके मेरे मैके पहुंचवा देना। दोस्तों, ये सब चीज़ें सुनने के बाद पंकज सिंह काफ़ी परेशान हो उठता है और तुरंत वहाँ से उस रूम से निकल करके बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद तकरीबन 10 मिनट के बाद ही फिर उस रूम में आता है और जब वो रूम में आता है तो उसके साथ उसके पीछे पीछे सोनू निषाद भी होता है। सोनू निषाद जैसे ही रूम के अंदर आता है वो कहता है, सीमा कहाँ हो सीमा। जैसे ही सीमा सोनू की आवाज़ को सुनती है, देखते ही उसकी आवाज़ को सुनते ही बिल्कुल बेड से कूद करके और खड़ी हो जाती है। सामने आते हुए सोनू को जैसे ही देखती है भाग करके उसके गले से जा करके लिपट जाती है और कहती है कि कैसे तुम यहाँ कैसे आ गए। तब सोनू सारी चीज़ें जो उसके साथ घटना घटी थी वो सारी चीज़ें वहाँ पर सीमा को बताने लग जाता है। कहता है कि जैसे उस दिन मैं जेल से आया तो मुझे पता चला कि कल तुम्हारी शादी है और
इस बगल वाले गांव में ही इस व्यक्ति के साथ तुम्हारी शादी होने वाली है। मैं एड्रेस पता करके, क्योंकि उस कार्ड पर लिखा हुआ था, वो एड्रेस पता करके और वहाँ उस एड्रेस पे पहुँच गया। जब मैं एड्रेस पे पहुँचा तो मैं देखा कि जिस लड़के से तुम्हारी शादी हो रही है, पंकज सिंह से, वो पंकज सिंह तो मेरा दोस्त है। हम दोनों ने लखनऊ में एक साथ ही एक ही कॉलेज में पढ़ाई किया था। और जब पंकज से मिलता है तो पंकज उसे देख करके खुश हो जाता है और कहता है कि अरे भाई सोनू, तुम्हें तो मैंने कार्ड नहीं दे पाया, लेकिन चलो मुझसे गलती हो गई, बिना कार्ड का ही तुम पहुंच गए। लेकिन उसके बाद जब मैं पंकज को अपनी सारी कहानी बताया और मैंने उसको बताया कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, मैं इसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे इसके घर वालों ने मुझे जेल में डलवा दिया और इस लड़की की शादी कर दिया। जब पंकज ये सारी बातें सुनता है तो पंकज भी काफ़ी बेचैन होता है, कहता है यार सोनू, मैं भी उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। पहले भी तुम कई बार मुझसे बात किया था और कहता था कि एक लड़की से मैं प्यार करता हूँ, लेकिन कभी तुमने ये नहीं बताया कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और अगर तुमने इससे प्यार किया तो तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। अब क्या किया जा सकता है, अब तो सारी चीज़ें हो गई हैं, अब कल बारात जानी है और कल इसको विदाई करा के इस लड़की को लेकर के आना है। तभी पंकज अपने पिताजी को बुलाता है और पिताजी को जब सारी कहानी बताता है तो उसके पिताजी कहते हैं कि ठीक है, अब क्या किया जा सकता है, अब तो बारात लेकर के जाना ही पड़ेगा। लेकिन तुमने मंदिर में ऑलरेडी पहले से शादी कर चुके हो, क्योंकि जो सोनू था वो एक दिन सीमा के साथ मंदिर में ले जाकर के शादी कर चुका था, उसके मांग में सिंदूर वो पहले ही डाल चुका था। तो जब पंकज कहता है कि तुम मंदिर में ऑलरेडी शादी कर चुके हो, तो उस दिन जब बारात जाएगी तो मैं ऐसे डमी शादी हम लोग कर लेंगे, क्योंकि अगर जाओगे तो तुम्हें जान से मार देंगे या अपनी बेटी को मार देंगे या तुम्हें मार देंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हमको बारात लेकर के जाने दो, डमी शादी करके लेकर के आने दो, और यहाँ आने के बाद तुम अपनी पत्नी को लेकर के अपनी पत्नी को चले जाना, उससे दोबारा जैसे मर्जी शादी करके और जहाँ रहना होगा रह लेना। उसके पिताजी कहते हैं इसके बावजूद, क्योंकि उसके पंकज के पिताजी एक लॉयर होते हैं, कहते हैं इसके बावजूद अगर कोई भी रुकावट आएगी तो मैं हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। वही चीज़ें होती है। उस दिन वो लोग जाते हैं, शादी करके लेकर के आते हैं, और लेकर के जब आते हैं घर पे तो यहीं पर उसकी पत्नी को, सीमा को, उसके हैंडओवर कर दिया जाता है, और जो सोनू होता है सीमा को लेकर के और अपने दूसरे शहर में चला जाता है। दोस्तों, इस तरह से दोनों पति पत्नी मिल जाते हैं, जो एक दूसरे को प्यार करते थे, दोनों आपस में मिल जाते हैं। उसके घर के पास काफ़ी सारे लोग जो इस कहानी को सुने होते हैं, सारे लोग इकट्ठा होते हैं, और जब सोनू और सीमा जो मिलते हैं तो सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा जो होते हैं वो तालियां बजाते हैं। फिर सोनू पंकज से कहता है, पंकज भाई, मैं तेरा ये एहसान जीवन भर नहीं भुला पाऊँगा। पंकज कहता है, अबे पागल कहीं के, कौन सा एहसान है यार, दोस्ती में कौन सा एहसान है। तेरी पत्नी थी, तुझे हैंडओवर कर दिया मैंने, मैं तो एक मीडिएटर था, तेरी पत्नी को तेरे हाथों में मैंने दे दिया, लेकिन हाँ, मैंने तेरी शादी करवा दिया, अब मेरे लिए भी ऐसी ही एक सुंदर बीवी ढूंढना तेरा काम है। और जब ये बातें उसके पिताजी वगैरह सब लोग सुनते हैं, सभी लोग ठहाके मार करके हंसने लग जाते हैं। दोस्तों, इस तरह से दोनों मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छी स्टोरी है और काफ़ी रियल स्टोरी है बस्ती ज़िले की। इसके जो मेन मीडिया होती है ऐसी कहानियों को कभी भी लेकर के सामने नहीं आती है। ये कहानी किसी न किसी तरीके से जब पता चलता है तो आप लोगों के सामने लाना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।